आगे कहता है जी, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम इट काज, every arbitrator or other person to whom any cause matter has been referred for the decision or report by any court of justice or any other competent public authority, एनी अदर पब्लिक कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। अब वो कहता है कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन, जो और 1940 जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940, ठीक है, उसके तहत जो आपका वो सालसी का काम करते हैं। एवरी आर्बिट्रेटर हु काज अ मैटर एफर्ट फॉर द डिसीजन, जिसको कोई मैटर भेजा जाता है डिसीजन के लिए, और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। वो पर्सन जो कि आपका आर्बिट्रेटर है। आगे कहता है जी, एवरी पर्सन, ये 5, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विच ऑफ he is empowered to take or keep any person in confinement। ठीक है। एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 7 था और 8 है, इसमें मैं आपको थोड़ा एक फर्क बताऊंगा, जो आपको थोड़ा आपको आपने भी पॉइंट करना है। ठीक है, कि इसमें थोड़ा एक फर्क है। कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय virtue ऑफ विच ही इज empowered टू टेक की टेक प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जो कि किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, जैसे जेल अथॉरिटीज वगैरह है। ठीक है, जेल अथॉरिटीज वगैरह। आगे कहता है एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज सच एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। अब प्रिवेंट ऑफेंसेस में कौन आ जाता है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कौन है, आपकी पुलिस, आर्मी, नेवी। ठीक है, ये आपकी क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, इन्होंने को अगले पर्सन को रोकना है। जैसे अगर पुलिस देखती है कि कोई पर्सन मर्डर कर रहा है या चोरी कर रहा है या हर्ट कर रहा है किसी को, तो पुलिस उसको रोकेगी और उसको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी। ठीक हो गया। आगे कहता है कि टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, जैसे इंफॉर्मेशन देती है, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और कन्वीनियंस। यही आपकी पुलिस आ जाती है। जैसे कि अगर पुलिस देखती है कि इंफॉर्मेशन मिलती है कि, जैसे ये कहता आगे कहता है टू प्रिवेंट, टू गिव इंफॉर्मेशन टू द गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है ऑफेंस की। ठीक है, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देता है किसको, जैसे कि पुलिस को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी फलां जगह पे मर्डर हुआ है। ठीक है, 174 सीआरपीसी के सेक्शन 174 के तहत, 174 के तहत, तो वो पुलिस ऑफिसर उसी टाइम इंफॉर्मेशन देता है किसको, मजिस्ट्रेट को, कि जी फलां जगह पे मर्डर हो गया है। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि जाएं आप उधर जाके अकरेंस प्लेस देखें और जाके वहां से रिपोर्ट बना के आए। वो पुलिस वाला जहाँ पे जाता है और वहां पे एक रिपोर्ट बनाता है, जिसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको मार्ग रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको मार्ग रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, वही पुलिस फिर उनको अरेस्ट करके कोर्ट में ले आती है। ठीक है, और भी पुलिस वालों को कोई काम दिया जा सकता है। सेफ्टी हेल्थ में वो आपका जो आ जाती है दूसरी, कोई स्पेशल काम के लिए भी रख देते हैं उसको। आगे आपका जी, अच्छा, इसमें देखें कि यहाँ पे तो वो कोई ऑफिसर है, यहाँ पे वो कहता है कि कोई जो कि कन्फाइन कर सकता है। अब देखें यहाँ पे कि आपका जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है, जबकि आपके जो पुलिस है वो आपका सिर्फ आपके अक्यूज वगैरह को अरेस्ट करती है या बाकी। ठीक है, बाकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको कोई भी पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है।
7 और 8 में ये फर्क है कि आपका उधर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि जिसको पावर दी जाएगी कि हाँ जी वो कोई भी मतलब किसी भी पर्सन को कन्फाइन कर ले, किसी भी पर्सन को कन्फाइन कर ले। जैसे एक जो इश्तिहारी है, इश्तिहारी के लिए वो इश्तिहार जब इशू हो जाता है तो उसके बाद उसको कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है। आगे 9th में बता रहा है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज as such officer to receive, take, expend any property on the behalf of government, make survey, assessment, contract on the behalf of, and execute any revenue process, investigate or report any matter of pecuniary interest. Of pecuniary interest to investigate, to authenticate authenticate any document to keep pecuniary interest of the government to prevent infraction of any law। infraction होता है आपका कोई खिलाफ वर्जी, ला की कोई अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको भी वो प्रिवेंट करे। ऑफ pecuniary interest of government are and every officer in the service or pay of government are remunerated by the fee or commission for the performance of any public duty, of any पब्लिक ड्यूटी। ये आपका 9th में आ जाता है। 9th में आपका वही पर्सन है जो कि आपके जो गवर्नमेंट के लिए कोई मतलब जैसे पटवारी वगैरह है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपका सर संभालते ये हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो सकते हैं? जी रेवेन्यू ऑफिसर, बिल्कुल यही मैं बता रहा था, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। रेवेन्यू ऑफिसर यही है मैडम, रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी वगैरह कमिश्नर वगैरह, ठीक है, कमिश्नर कलेक्टर, ये सारे वही लोग हैं। ठीक हो गया, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। आगे आ जी आपका 10th। 10th में आपका आ जाता है जी एवरी ऑफिसर, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, expend any property or survey or assessment, levy tax or fee for secular कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज। यही बात है कि वो आपका जो पटवारी है वो जाके सर्वे करता है, असेसमेंट करता है, या आपके जो मालिया होता है, महसूल होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, वो कौन वसूल करता है? आपका टैक्स, टैक्स कौन लेता है? आपका एक्साइज, एक्साइज ऑफिसर जो होता है। ठीक है, वही एक्साइज ऑफिसर जाके आपका टैक्स लेता है, असेसमेंट करता है किसी भी प्रॉपर्टी की। टाउन डिस्ट्रिक्ट और मेक अथेंटिकेट और कीप डॉक्यूमेंट और सर्टेनिंग एनी राइट्स ऑफ पीपल ऑफ विलेज और टाउन और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो 10th है इस पे आपके एक्साइज इंस्पेक्टर आ जाते हैं जो कि आपके टैक्स वसूल करते हैं। ठीक है, टैक्स के लिए कुछ कोई सर्वे करते हैं। ठीक है, टैक्स डिपार्ट आपका ये 10th में आ जाता है। 11th में उन्होंने रखा है जो आपका इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है वो उसको 11th में रखा गया है। कहता है every person who hold any office in which of which he is empowered to prepare, publish, maintain, revise electoral rule or conduct an election or part of election। ठीक है, वही जो आपके इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो आपका 20 मतलब 11th में आ जाएंगे, 11th में आ जाएंगे। ठीक हो गया आपका वो सिंपली वो पहले में कौन आ जाते हैं? आपके आर्मी वगैरह, दूसरे में जज, तीसरे में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथे में ज्यूरी मैन, पांचवें में आपका आर्बिट्रेटर, छठे में पुलिस जो मतलब वो पर्सन जो किसी को कन्फाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पीओ को कोई भी पर्सन कन्फाइन कर सकता है। पांचवें में आपका ऑफिसर जो कि ऑफेंस को रोकता है जैसे पुलिस वगैरह। छठे में आपका कोई मतलब रेवेन्यू स्टाफ। सातवें आठवें में आपका आपका टैक्स ऑफिसर, और उसके बाद फिर इलेक्शन ऑफिसर। ये आपकी डेफिनेशन है। यही चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी करके एक्सप्लेन करके आ जानी है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आगे है जी मूवेबल प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे आप काफ़ी जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को वो उन्होंने
कंप्लीट एक मतलब बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद हम कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे। कहता है दी मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स are intended to include corporeal property of every description। corporeal property of every description क्या मतलब, यहाँ पे वो बता रहा है कि corporeal जो जिस्मानी, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे कैश वो corporeal प्रॉपर्टी है, आपकी कार, ठीक है, आपका कोई ट्रैक्टर, ठीक है, कोई मशीन, कोई आपकी व्हीकल्स कोई भी है, ठीक है, आपका जो एसेट्स हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ये आपके क्या है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहीं पे आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी वो डिफाइन कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन यहीं पे कर रहा है। और ये जो इमूवेबल नीचे उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई गई है, ये आपकी जो जनरल क्लासेस एक्ट है, ठीक है, वहां पे भी यही डेफिनेशन है। जनरल क्लासेस एक्ट में भी यही डेफिनेशन है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और भी बाकी सेक्शंस हैं जहाँ पे एक्ट हैं जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, वो सेम यही वर्डिंग है और कोई वर्डिंग ही नहीं है, ठीक है। अक्सर वो आ जाता है कि ये सिंपली वो लिख कहता है कि एक इसको आपने 3 में लिखना है, अलग-अलग आप मतलब अपनी नोटबुक साथ लिखा करें, मैं जैसे लिखवाता हूँ वो आप साथ-साथ लिखते जिया करें। नोटबुक आपके हाथ का लिखा हुआ कल को आपको फ़ायदा समझ भी आता है और आपको काफ़ी फ़ायदा भी देता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक लैंड, क्या चीज़? लैंड, ज़मीन, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आ गया जी थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब थिंग्स अटैच टू अर्थ क्या है कि एक लैंड है, लैंड के बाद ऊपर एक बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? थिंग्स अटैच टू अर्थ, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि जैसे अटैच टू अर्थ जैसे दरख्त है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा और कोई चीज़ें जो कि अटैच्ड हैं, बिल्डिंग है, दरख्त हैं, या और कोई चीज़ जो कि लैंड से अटैच है, वो भी आपकी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। पहला लैंड, दूसरा थिंग्स अटैच टू लैंड या सर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना मैं चाह रही थी। एक सेकेंड में आपको क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो मैं खुद ही पूछता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको जवाब लेता हूँ, जवाब क्वेश्चन लेता हूँ। एक आपका लैंड, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद लैंड के साथ मतलब लैंड थिंग्स अटैच टू लैंड। अब जो चीज़ें ज़मीन से अटैच है वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, जैसे बिल्डिंग है, कोई दरख्त है, ये थिंग्स अटैच टू लैंड है। आगे वो थर्ड में बता रहे हैं, ये थर्ड चीज़ ये अभी आपने लिखनी है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स permanently fasten, things permanent fasten anything that is attached to earth, ठीक है। अब यहाँ तक आपका एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका वो कहता है कि आगे कोई चीज फास्टन है किस चीज से? उस चीज से जो कि अटैच टू अर्थ है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जैसे परमानेंटली फास्टन, जैसे अब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ जो दरवाजा होता है वो परमानेंटली फास्टन है किससे? थिंग्स अटैच टू लैंड, वो बिल्डिंग से। दरवाजा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, विंडो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई पंखा लगा देते हैं वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी इस सेक्शन के तहत। ये 22 में आपने मूवेबल और इमूवेबल दोनों का आपको कंसेप्ट मिल गया। सर पंखा तो मूवेबल में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो परमानेंटली फास्टन है, परमानेंटली फास्टन विच इज अटैच टू लैंड। पंखा आप नीचे उठा लें तो वो पेडिस्टल फैन आपका मूवेबल है, पेडिस्टल फैन आपका मूवेबल है। लेकिन अगर एक चीज को आप परमानेंटली फास्टन कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है, किसी ऐसी चीज के साथ जो कि अटैच्ड विद अर्थ है, तो वो इमूवेबल हो जाएगी। सर इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही किया गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन था? ठीक। और सर सर वो वैसे क्वेश्चन आपने पंखा जैसे
जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये सर पूछना ये चाह रही अपना थी कि पंखा ये जो जी सर आप बोल रहे सर। जी मैडम सोफिया मैडम आप साहब। पूछ लें मेरा सवाल वही। सर अभी जो आपने फैन की एक एग्जांपल दी है कि फास्टन टू अर्थ है या अटैच्ड विद अर्थ है, इसी तरीके से अमूमन जो बेंचेस पड़े हम्म। बेंचेस बेंचेस के अलावा सर ये टैप्स लगे होते हैं, ये जब रिमूव कर देते हैं या वो चोरी कर लेते हैं तो सर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा या वो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी पे मैडम फॉल करेगा? मैं देखे ना कि थिंग्स फास्टन अटैच टू लैंड, ठीक है, थिंग्स फास्टर। अब जैसे बेंच पड़ा है, बेंच किसी किसके साथ है, वो जमीन के साथ अटैच है, जमीन के साथ वो की बात नहीं कर रहे कि वो ऐसी कोई चीज के साथ वो मतलब बेंच फास्टन किया गया हो जो कि अटैच टू लैंड हो, ठीक है, वो उस डेफिनेशन में आएगा। बेंचेस में नहीं, वो नहीं आएंगे। सर इसमें एक्सेप्ट का जो लफ्ज यूज हो गया ना, एक्सेप्ट से ही सारी चीज क्लियर हो रही है। ऊपर की लाइन और नीचे दोनों लाइनों में मूवेबल और इमूवेबल दोनों जो है एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, फर्स्ट में और सेकंड लाइन में। हाँ जी। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, कि ऐसी जमीन या वो चीजें जो कि जमीन से अटैच नहीं है, एंड परमानेंटली फिस्टन टू द एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू द अर्थ, यानी कि जो चीजें जमीन से हटाई जा सकती हैं, किसी भी तरह से रिमूव की जा सकती हैं, वो इमूवेबल में चली जाएंगी। और जो नहीं हटाई जा सकती वो जो है वो सॉरी जो हटाई जा सकती है वो मूवेबल हो जाएगी, और जो नहीं हटाई जा सकती वो इमूवेबल पे रह जाएंगी। ऐसे हो जाएगा इसमें। चलें जी, ये आपका सिंपली है कि आपका एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल वो है जो आपका, आपने देखा है मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो कि जिसको मूव किया जा सकता है कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में। इमूवेबल वो है आपकी लैंड है या लैंड के साथ कोई चीज़ अटैच है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह या मकान और दरख्त वगैरह। उसके बाद बताया गया कि अगर कोई चीज़ फर्स्टन है उस चीज़ से जो कि अटैच विद लैंड, मतलब अटैच विद लैंड क्या दरख्त है या बिल्डिंग है, उसके साथ कोई चीज़ फर्स्टन है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे आपका सर परमानेंटली फर्स्ट एंड तो सर मेरे ख्याल से पौधे वगैरह सर थे, दरख्त वगैरह थे सर, उनके लिए सर इस्तेमाल होता है। वो परमानेंट फास्टर नहीं होते हैं। ठीक हो गया। आगे जी सर आपका पहाड़ परमानेंटली फास्टन जो सर पहाड़ परमानेंटली फास्टन हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। आगे जी आपका 23 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपको एक डिसनेस्टली की समझ आएगी। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person is gaining is not legally entitled। ठीक है, wrongful क्या गेन, wrongful gain means unlawful means of property to which person is gaining is not legally entitled, नॉट लीगली इंटाइटल। जैसे अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि अदील अहमद की कार है, ठीक है, अदील अहमद की कार है, वो फोर्सबली या किसी भी तरीके से वो वकार साहब ले जाते हैं, ठीक है, वकार साहब उनसे ले लेते हैं और वो कार साहब इस्तेमाल करते हैं। तो वकार साहब के लिए क्या है वो कार, वो रॉन्गफुल गेन है, क्योंकि वो अनलॉफुल मीन से वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। वकार साहब के लिए वो प्रॉपर्टी क्या है, अनलॉफुल गेन है, रॉन्गफुल गेन है। ठीक है, और जो आगे हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल लॉस, वही चीज अदील अहमद के लिए रॉन्गफुल लॉस होगी, वही चीज अदील अहमद के लिए रॉन्गफुल लॉस होगी। क्या रॉन्गफुल लॉस क्या चीज है, कि रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स,
of property to which the person losing it legally entitled। अब जो पर्सन लूजिंग है, लूज कौन कर रहा है? लूज कर रहा है आपका अदील अहमद, ठीक है, जो कि लीगली इंटाइटल्ड भी है। अब नुकसान किसको हो रहा है? अदील अहमद को, जो कि लीगली इंटाइटल्ड है, तो ये उसके लिए रॉन्गफुल लॉस होगा। ठीक हो गया। आगे जो गेनिंग रॉन्गफुली और रिटेनिंग रॉन्गफुली, ये भी मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट है छोटा सा, कि जितनी देर वकास साहब के पास वो गाड़ी रहेगी तो ये समझा जाएगा कि ही इज गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक है, गेनिंग रॉन्गफुली। और जितनी देर वो गाड़ी उसके पास रहेगी तो अदील अहमद लूजिंग रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, इसमें सिर्फ एक वर्ड आपने याद रखना है कि सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली। जितनी देर वो अदील वकास साहब उसको रॉन्गफुली रिटेन करते हैं, रखते हैं अपने पास, वो गेनिंग रॉन्गफुली होंगे, मतलब वो रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं, रॉन्गफुली गेन हासिल कर रहे हैं, वो रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली। उसके बाद जो दूसरा है आपका लूजिंग रॉन्गफुली, जितनी देर गाड़ी अदील अहमद के पास नहीं है, ठीक है, वो लूजिंग रॉन्गफुली है। ठीक हो गया। आगे जी डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली इसके साथ कनेक्टेड है। डिसऑनेस्टली क्या है कि व्हेन एवर whoever does anything with intention to causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to do thing wrongfully, or it's said to do thing dishonestly। ठीक है। अब कोई पर्सन जो कि वे ऐसी इंटेंशन के साथ के एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, अगर कोई एक्ट करता है तो वो क्या करता है? वो एक्ट करता है डिसऑनेस्टली। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूँ, नासिर साहब हैं, नासिर साहब ने गाड़ी अदील अहमद की पकड़ के वो वकास साहब को दे दी, ठीक है। अब वकास अदील अहमद की मर्जी के बगैर दे दी, ठीक है, जैसे मर्जी। और नासिर साहब की नीयत यही है कि जो इससे नुकसान पहुंचे किसको? अदील अहमद को, अदील अहमद को नुकसान पहुंचे। तो यह क्या है? ये आपका नासिर साहब ने क्या काम किया है? नासिर साहब ने काम किया है डिसऑनेस्टली। क्या चीज? डिसऑनेस्टली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर जी मैडम, आवाज आ रही है मुझे, सर आ रही है मुझे आवाज। सर गेनिंग wrongfully एंड losing wrongfully, ये एक बार दोबारा थोड़ा सा बता दो। अच्छा जी, जी और मैडम सर इसमें सोफिया साहबा। सर ये जो डिसऑनेस्टली आपने अभी बताया है कि रॉन्गफुली गेन होगा और रॉन्गफुली लॉस होगा, लेकिन वाया वन पर्सन मींस कि इनमें एक थर्ड पर्सन होगा। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा। जी सर, बस यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन नासिर साहब हैं, ठीक है। नासिर साहब ने गाड़ी, मैडम सोफिया साहबा आप ना, आप मैडम सबा साहबा की कार जो है वो मैडम मुबशरा साहबा को दे देती हैं, ठीक है। जी आपके सर, आपने काम ये क्या एक्ट किया है? ये डिसऑनेस्टली एक्ट किया है। इससे क्या डिसऑनेस्टली होगा? डिसऑनेस्टली किया है। इससे क्या होगा कि सबा साहबा की सर कार रॉन्गफुल गेन उनको होगा। सबा साहबा की कार जो दे दी है मुबशरा साहबा को, ये सबा साहबा के लिए रॉन्गफुल लॉस है और मुबशरा साहबा के लिए रॉन्गफुल गेन है। जी सर। सर जी सर ये जो रॉन्गफुली लॉस और रॉन्गफुली जो गेन है, इसके हवाले से तो पूरा एक क्वेश्चन आता होता है 20 नंबर्स का वो पेपर्स के अंदर, तो एल इसमें तो ये बस थोड़ा सा LLB में आ जाता है, इधर नहीं पूछेंगे। इधर वो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं आपसे। शॉर्ट नोट में अक्सर पूछ लेते हैं डेफिनेशन, ये जो 52 तक आपकी डेफिनेशन है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। आपकी पब्लिक सर्वेंट है, आपकी ये दूसरा डिसनेसली, वॉलंटेरिली, और उसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी, ठीक है, ये बार बार पूछते हैं। मैं सर एक पेपर देख रहा था वो सर इंस्पेक्टर लीगल का सर जी मैडम। सर ये इंस्पेक्टर लीगल में आया हुआ है पास पेपर में, उसमें मैंने मैं देखा था देखा कि है। पूरा क्वेश्चन
हाँ तो आप लिख के आना ना, दो तीन एग्जांपल दे देना, ठीक है। ज्यादा आपने जी जी सर। पेजेस नहीं भरने, पेजेस बिल्कुल भी नहीं भरने। आपने ला लिखना है, रेलिवेंट प्रोविजन देनी है, सेक्शन देना है, और आपने वो अटेम्प्ट करके आना है। एक साथ जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, 3 एग्जांपल दे देना। रॉन्गफुल गेन के लिए भी एग्जांपल देना, रॉन्गफुल लॉस के लिए एग्जांपल देना, गेनिंग रॉन्गफुल के लिए एग्जांपल देना। इस तरह आपकी 5 एग्जांपल्स बनेगी तो सफिशिएंट है। सर जो जी डेफिनेशंस होती हैं इनको हमने एक्यूरेट इसी वर्डिंग में लिखना है या हम अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं? जैसे मर्जी, जरूरी नहीं है अपने यही सेम एज इट, मैडम कोई भी नहीं लिख के आता, कोई ठीक भी ठीक सेम है। एज इट नहीं लिख के आते, ना ही लिख सकते हैं। सर सेक्शन 23 एक बारी दोबारा से वो थोड़ा सा रिपीट कर दे। सेक्शन 23 जी, समीउल्लाह साहब क्या कहता है 23? समीउल्लाह साहब। सर आप खुद देखें। मैडम मैं भी बता दूंगा, आप परेशान क्यों हो गई हैं? जी सर। सर मैं बताता हूँ, जी बता दें अदील अहमद आप। रॉन्गफुल गेन सर यही है कि सर अनलॉफुली सर जो चीज आप गेन करते हैं जो नॉट लीगली, लीगल नहीं, रॉन्गफुल गेन है। रॉन्गफुल लॉस सर यही है जिसकी सर जिसका लॉस हुआ उसमें, उस सर अनलॉफुल सर उसके साथ यानी ज्यादती हुई है, उसको सर लॉस होता रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो गया सर। और सर इसमें अपना आ गया गेनिंग रॉन्गफुल और लूजिंग रॉन्गफुली। जो जिस टाइम पीरियड के लिए सर जो चीज जिसके पास सर रही है उसने सर फायदा उठाया उस चीज से सर रॉन्गफुली, अपना उस पीरियड को सर कहें गेनिंग रॉन्गफुली, और सर लूजिंग रॉन्गफुली सर वही कहेंगे जिसके लॉस होता रहा उस पीरियड में, प्रॉपर्टी का जितना सा वो रही। हाँ जी, जी बिल्कुल। मैडम सबा सबा, आप कोई पर्सन अगर जी किसी सर। दूसरी की चीज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन किसी दूसरे की चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो रॉन्गफुल गेन है जिसका वो हक नहीं रखता। जैसे कि जी आपकी जमीन है, आपका घर है, आपकी लॉट में बिल्डिंग है, ठीक है, आपसे कोई कब्जे आपको डिस्पोजेस करके वो इस्तेमाल करने लग जाता है, या किसी को वो किराए पे दे देता है, ठीक है, वो अपने पोजेशन में ले आता है, अपने वो इस्तेमाल करने लग जाता है। तो वो क्योंकि मिल्कियत तो आप है, लीगली इंटाइटल जी कौन है? सबा सबा, ठीक है। अब वो सर। इस्तेमाल कर रहा है कौन? वो अली मलिक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, और जिसके पास वो पोजेशन है जो कि इलीगली इस्तेमाल कर रहा है, रॉन्गफुल इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए वो रॉन्गफुल जी गेन है, ठीक है। जी सर। हाँ जी। और जितनी देर ये काम चलता रहता है, ठीक है, जितनी देर आपसे वो मतलब सपोज के ली और वापस कर दी, वो रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। अगर आगे सर ये इसमें दो ही पार्ट हैं। दो सॉरी चीजें आगे सर। आ जाता है, फिर आ जाता है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली क्या है कि अगर जितनी देर वो मलिक साहब के पास वो बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली, वो रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? जी सर। रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, मतलब जितनी देर वो जी रिटेन रखते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है। और सर। उतनी देर आप लूजिंग रॉन्गफुली, आप रॉन्गफुली लूज कर रही हैं, जी सर। ठीक हो गया। जी सर। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चले जी आगे चलते हैं। डिसऑनेस्टली का मैंने आपको बता दिया। आगे जी फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली भी बहुत इम्पोर्टेंटली इस्तेमाल होता है। क्या जी? बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉडुलेंटली। कहता है अ पर्सन इज सेड टू ए पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग रॉन्गफुली। मैडम सबा सबा आपका वो हो गया टेन्योर पूरा? मैडम सबा। सर जुडिशरी का? हाँ जी। नो सर। अच्छा चले। कहता है ए पर्सन इज सेड टू डू। मैंने आपसे ना यही बात करनी थी।
वो हो नहीं पाई चले यार, इतनी चले सारी पब्लिक। चले कल कॉल कर लेना। जी सर। चले कहता है जी ए पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, अब वो कहता है कि एक पर्सन अगर कुछ काम करता है जिस जो कि उसकी इंटेंशन होती है कि अगले पर्सन को मैंने फ्रॉड करना है, अगले पर्सन के साथ फ्रॉड करना है, तो ये क्या है, ये थिंग्स डन विद फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, ये फ्रॉडुलेंटली है, ये उसने कोई फ्रॉड मतलब उसकी इंटेंशन थी कि अगले पर्सन को फ्रॉड करना, तो ये उसने क्या किया है, ये एक्ट किया है फ्रॉडुलेंटली, एक्ट किया है फ्रॉडुलेंटली। आ गया जी रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव भी ये भी अक्सर आप देखते हैं कि द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट। ठीक है, रीजन टू बिलीव कि यहाँ पे सिंपली कहता है कि सफिशिएंट काज। क्या जी, सफिशिएंट काज। कहता है अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise, that thing or but not otherwise। ठीक है, यहाँ पे सिंपली कहता है कि एक पर्सन अगर आपके पास sufficient cause है, क्या है जी, sufficient cause है, तो इसको कहेंगे आपका reason to believe। ठीक है, सफिशिएंट आपके पास काफ़ी सारे काफ़ी मटेरियल है बिलीव करने का, तो ये कि समझा जाएगा कि कोर्ट हैव रीजन टू बिलीव। ठीक है, कि जी जब वो कोर्ट कन्विक्शन देती है तो वो लिखते हैं कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट दी मिस्टर ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फ्ला फ्ला, कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फ्ला फ्ला एंड हियर बाई ही इज पुनिश्ड अंडर सेक्शन फ्ला फ्ला एंड फॉर द ऑफेंस एंड फॉर द पीरियड विच में एक्सटेंड टू फ्ला फ्ला। आ गया जी आपका 27 में हमने पहले पढ़ा भी है, लेकिन मैं फिर आपको ये पढ़ा देता हूँ। आगे कहता है जी possession property in possession of wife, clerk and servant। कहता है when the property is in the possession of person's wife, clerk, servant or on the account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी किसी चीज को अपनी बीवी के पास, क्लर्क के पास या सर्वेंट के पास रखता है, तो कल को अगर उसी पोजेशन उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो यही समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास है, उस अक्यूज के पास है। ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी बीवी के पास है, वो यही समझा जाएगा कि उसके पर्सन के पास है। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन। well explanation में बताता है कि a person employed temporarily or on particular occasions in the capacity of clerk, servant is a servant or clerk or servant within the meaning of this section। कहता है कि एक शख्स को कुछ देर के लिए रखा गया है। ठीक है, कुछ देर के लिए रखा गया, जैसे एक मुलाजम को 15 दिन के लिए रखा गया है, या एक मुलाजम को टेम्परेली 1 दिन के लिए रखा गया है, तो वो भी कंप्लीट वो भी ये समझा जाएगा कि वो इस डेफिनेशन में आता है। ठीक है, या आगे कहता है पार्टिकुलर ओकेशन। पार्टिकुलर ओकेशन कैसे, कि जैसे जैसे कि कोई इलेक्शन डेज पे वो घर में रख लेते हैं पर्सन, या कोई ईद त्यौहार आती है तो वो किसी मतलब घर में मुलाजिम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेहमान आएंगे तो उसको सर्व किया जाएगा, ये पार्टिकुलर ओकेशन है। या टेम्परेरीली कोई 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए वो रखे जाएंगे, तो वो भी इस मीनिंग में आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपका एक सर्वेंट जो पिछले 5 साल से आपके पास काम कर रहा है तो वही सर्वेंट है, नहीं, जिसको आपने 1 दिन के लिए रखा है वो भी आपका सर्वेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। ठीक है, 1 मिनट रहती है मीटिंग, फिर मैं आपको नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाह रही हूँ। जी मैडम। सर 27 में अभी आपने बताया अगर कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी उसके वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है तो वैसे ही कंसीडर की जाएगी कि जैसे उसके ऑनर के पास है। उस पर्सन के पास है, हाँ जी, जिसने उसके पास रखी है। तो सर जिनके पास पोजेशन होगी, लाइक उसकी वाइफ है, उसका क्लर्क है या सर्वेंट है,
उन्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, नहीं, उसके बिल्कुल ऑनर नहीं, को ही पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं किया जाएगा और मालिक को पकड़ा जाएगा। तो सर फिर सर इसकी ये एक्सप्लेन सर फ्रॉड और डिसऑनेस्टी में सर फर्क क्या है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। फ्रॉड में तो आ जाता है कि कोई आप झूठ बोलते हैं,